हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो एचटेट 2020 में बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। अपनी जो लास्ट क्लासेज हुई हैं उनमें हमने जो एचटेट 2021 का साइंस का जो पेपर था वो हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से जाकर आप क्लासेस देख सकते हैं। आज जो सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे 2020 में। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। जो एंजियोस्पर्म है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो उस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। जो मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, तो उस विभाजन में उस डिवीजन में किसकी फॉर्मेशन होगी। गैमेट की फॉर्मेशन होगी, फ्लावर की फॉर्मेशन होगी, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी या फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस टाइप से जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें कुछ पोलर न्यूक्लियाई होती है। पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ जो अपने पोलन ग्रेन्स हैं वो फ्यूज होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, ये देखिए इधर कहाँ गया, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें कंप्लीट दिखाया गया है। कुछ इस टाइप से हम जब प्लांट की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच में स्टाइल होती है, नीचे ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओविल्स प्रेजेंट होते हैं, नीचे जो चलाजल एंड होता है इसके द्वारा पोलन ग्रेन्स है वो एंटर करते हैं, और देन उसके बाद फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणु पाए जाते हैं, वहाँ पर पराग कण जो हैं वो आते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको पराग कण बोलते हैं। तो पराग कण आते हैं और उसके बाद निषेचन प्रक्रिया जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर होती है। तो देखो चिलाजल एंड से क्या एंटर कर गए, जो पोलन ग्रेन्स है वो एंटर कर जाते हैं। एक जो पोलन ग्रेन है वो किसके साथ, जो ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर उसके साथ फर्टिलाइज करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इनके साथ जो अपना पोलन ग्रेन है वो फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है इनको क्या बोला जाता है, इनके साथ जब पोलन ग्रेन है उनका फ्यूजन हो रहा है, उनमें निषेचन प्रक्रिया हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो पूछ रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में किसकी फॉर्मेशन होती है, तो एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो होती है। और एंडोस्पर्म है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रेटिव होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रेटिव। ये बोला जाता है कोकोनट का जो पानी है वो पीना चाहिए, तो वो क्यों है, वो एंडोस्पर्मिक फॉर्म है, क्या है, एंडोस्पर्मिक फॉर्म है और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि एंजियोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अगर ये पूछ ले ओव्यूल और पोलन ग्रेन की फ्यूजन हो रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, तो सीड की फॉर्मेशन होगी। ये पूछ ले कि जो प्लांट ओवरी का उभरा हुआ हिस्सा होता है, मतलब जो स्वेलिंग पार्ट है ओवरी का, वो किसकी फॉर्मेशन करता है, तो वो फ्रूट पल्प की फॉर्मेशन करता है। और जो अंडाणु एंड और जो ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स है वो किसकी, सीड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वाला जो पार्ट है ये अच्छे से, मतलब पूरा का पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल जो भी पेपर हुआ है स्टेट का उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा गया, चाहे फिर वो ब्रायोफाइट से रिलेटेड हो, टेरिडोफाइट से रिलेटेड हो या फिर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड हो। और एक शिफ्ट के अंदर दो दो क्वेश्चन भी कहीं कहीं पूछे गए। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है इसको आपको अच्छे से कवर करना है, और बहुत इजी टॉपिक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। एक बार एनसीईआरटी उठाओ, उसको अच्छे से ये वाला टॉपिक है वहाँ से अच्छे से कवर करो। एक या दो बार अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने दो बार उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया ना,
नॉर्मली जो लाइफ में प्लांट्स हैं, मतलब नॉर्मल प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं, उनसे हम कंपेयर करके देखेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ऑलमोस्ट प्लांट हमारे आसपास मिलेंगे, जैसे कि हम जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें किस टाइप के प्लांट्स पड़ेंगे, ब्रायोफाइट्स उसमें किस टाइप के प्लांट्स पड़ेंगे, तो नॉर्मली कहीं ना कुछ उनसे रिलेटेड अपने आसपास के एरिया में मिलता है। तो अच्छे से कवर करो इस टॉपिक को। तो अपने पास जो क्वेश्चन में पूछा गया था एंजियोस्पर्म के बारे में, इनको फ्लोरिंग प्लांट भी बोला जाता है। और इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी स्टडीज बेस्ड ऑन डीएनए आर पार्ट ऑफ। जो टैक्सोनॉमी स्टडी है किसके बेस पे, डीएनए के बेस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो डीएनए के आधार पर वर्गीकीय अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोटैक्सोनोमी, कीमोटैक्सोनोमी या साइटोटैक्सोनोमी या फिर अल्फा टैक्सोनोमी। तो डीएनए के बेसिस पे जब हम टैक्सोनोमी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सोनोमी। क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सोनोमी। और इस ये कीमोटैक्सोनोमी किसकी टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रोटीन के बारे में, अमीनो एसिड्स जो कि डीएनए का पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए का पार्ट है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, इनके बारे में हम इस ब्रांच में, जो टैक्सोनॉमी की ब्रांच है कीमोटैक्सोनॉमी, इसके अंदर स्टडी करते हैं। कैरियोटैक्सोनॉमी है, इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर हम किसके, सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है उसका डिवीजन हो रहा है, उसको साइटो टैक्सोनॉमी बोलेंगे। और अल्फा टैक्सोनॉमी कंप्लीट एक जो स्पीसीज है उसके अंदर जो क्या क्लासिफिकेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी। ये देखो इधर दे भी रखा है मैंने। कीमो का तो मैंने बता ही दिया कि भाई प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, उनके बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, तो उसको हम कीमो टैक्सोनॉमी बोलेंगे। कैरियोटैक्सोनॉमी का देखो यहाँ पे क्रोमोजोम्स, कंप्लीट न्यूक्लियस का जो कंप्लीट न्यूक्लियस है, क्रोमोजोम्स है, उनकी पूरा का पूरा डिवीजन होगा कैरियोटैक्सोनॉमी। साइटो के अंदर क्या है? क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, मतलब कंप्लीट सेल का जो उसके अंदर डिवीजन हो रहा है। अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है कंप्लीट स्पीसीज का, चाहे वह प्लांट की स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल की स्पीसीज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी। तो ये मान के चलो क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन भी कहाँ से था? क्लासिफिकेशन से था। लास्ट वाला क्वेश्चन प्लांट किंगडम, वो भी किस में आता है? क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला है वहाँ से। दो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आगे एक क्वेश्चन और आएगा। तो 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन मिलता है। 2021 वाला हमने पेपर सोल्व किया था, उसमें भी 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर यूज इन पैडी फील्ड्स, जो धान के खेत होते हैं उनमें जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो एजोलोपिनेटा, बैसिलस थ्रोजेनेसिस, राइजोबियम मेलोइटी या फिर थर्मस एक्विटस, इनमें से कौन सा है जिसको एज आ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? कौन से फर्टिलाइजर को? तो जो एजोलोपिनेटा है इसका यूज किया जाता है एज आ बायो फर्टिलाइजर। किसके अंदर? जो पैडी फील्ड्स होते हैं, धान के जो खेत होते हैं जहाँ चावल उगाया जाता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ये इस प्रकार से इसकी कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगी। इधर जो अपने रोहतक से ऊपर वाला हिस्सा है हरियाणा का, तो उधर चावल उगाए जाते हैं, तो उन लोगों को और भी अच्छे से पता होगा कि किस टाइप से, मतलब जो ये तो पता है कि धान की खेती में पानी ज़्यादातर टाइम रहता है, तो वहाँ पर कुछ इस टाइप से ये भी एजोला पिनटा है, इसको ग्रो करवाया जाता है। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेनली ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट को। तो एजोला पिनेटा है, ये एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है किसके अंदर? पैडी फील्ड्स में। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप AABBCC। अपने पास एक जीनोटाइप दे दिया, हमें ये देखना है कि उससे कितने गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप हमें दे रखा है, तो डिफरेंट काइंड के कितने गैमेट्स हैं वहाँ पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो क्या क्या गैमेट बनेगा? कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C।
एक गैमेट बन गया। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, दूसरा गैमेट बन गया। तो हमारे पास जो जीनोटाइप दे रखा है इसमें हमने मतलब हमारे कितने गैमेट्स बनेंगे, 2 गैमेट्स। जो प्लांट का जीनोटाइप दे रखा है उसमें 2 गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। जेनेटिक्स से है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पर हमसे सीधा ये बोला गया कि सेल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ की, वो किसने डिस्कवरी। ना इसने ये बोला लिविंग सेल, ना इसने ये बोला नॉन लिविंग सेल, कुछ भी नहीं बोला, सीधा सीधा बोला है। तो फर्स्ट देखो, रॉबर्ट कोच या रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट बेल। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई थी, 1665 में, 1665 में सेल की डिस्कवरी की गई थी। किसके अंदर, जो प्लांट बार्क होती है उसमें कोर्क पाई जाती है, कोर्क सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। और किस टाइप की सेल डिस्कवर की थी, तो नॉन लिविंग सेल है वो डिस्कवर की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में नॉन लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी की थी। किसके अंदर, जो प्लांट बार्क है उसके कोर्क में। ठीक है, अगर पूछ ले लिविंग सेल की तो वो वहां पर आएगा एंटोनी वॉन लीवनहुक। अगर पूछ ले कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी तो वहां पर हम क्या करेंगे, एंटोनी वॉन लीवनहुक। कब की थी उन्होंने, 1674 में की थी। और किस में की थी, बैक्टीरिया में की थी। ठीक है, यहाँ पर हमें लिविंग नॉन लिविंग कुछ नहीं बोला है, सीधा बोला है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले। तो सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अगर यहाँ पे नॉन लिविंग दे देता तो भी हम रॉबर्ट हुक करते, या फिर ये देता था 1665 में किसने सेल डिस्कवरी की थी, या फिर प्लांट बार्क के अंदर किसने सेल डिस्कवर की थी, तो वहाँ पर हम रॉबर्ट हुक ही करते। तो ये सेकेंड ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन कोज पर्निशियस अनीमिया। जो पर्निशियस अनीमिया होता है इस ये बीमारी है, ये कौन से विटामिन की कमी से होगा। तो विटामिन के से होगा, या विटामिन ई से होगा, या विटामिन B12 से होगा, या विटामिन B6 से होगा। किससे पर्निशियस अनीमिया है वो होता है, तो जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 है, इसकी वजह से पर्निशियस अनीमिया होता है। इसमें क्या होगा, एक टाइप से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन ही होना बंद हो जाता है। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स का ब्लड के अंदर, वही नहीं हो पाता है। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी है वो आ जाती है। विटामिन B12, तो एक तो विटामिन के नाम, कौन कौन से विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, और उनसे कौन सी डिजीज हो रही, सिंपल सा टॉपिक है, ये भी कर लेना। न्यूट्रिएंट्स वाले जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स वाला वहाँ मिल जाएगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज अ डाइकोट प्लांट। कौन सा प्लांट डाइकोट प्लांट है, द्विबीजपत्रीय पादप कौन सा है, कौन सा प्लांट डाइकोट है वो हमें बताना है। तो जो डाइकोट प्लांट है ये किसका, डाइकोट और मोनोकोट, ये दो किसके टाइप होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के टाइप होते हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके टाइप है डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट सीधा ये मानो, जिस पौधे के बीज से जब हम उनको तोड़े तो बराबर इक्वल हिस्से हो जाए, जैसे कि चना हो गया, जो ग्राम है चना है। इसके अलावा आप ये मान के चलो कोई भी किसी भी प्रकार की दाल है, मूंग दाल हो गई, चना हो गया, या फिर जो ये मानो द्विबीजपत्री, इसके अंदर ग्वार जो होता है वो भी इसी के अंदर आएगा। मतलब जिसके बीज से 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाए। दूसरा, जब बीज उग रहा है तो उसकी स्टार्टिंग फेज में ही 2 पत्तियां निकलती, जैसे कि सरसों हम उगाते हैं, स्टार्टिंग में ही 2 पत्तियां निकलती है उसकी। ठीक है, ग्वार है 2 पत्तियां निकलती है, चना है 2 पत्तियां निकलती है उसकी। तो डाइकोट का ध्यान रखो कि डाई मतलब 2, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डाई, ट्राई, मोनो। ठीक है, ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो डाई का मतलब 2, और जहाँ पर 2 पत्तियां एक साथ निकल रही है जिस बीज से, वो कौन सा होगा, डाइकोट होगा। मोनोकोट जहाँ पर 1 पत्ती निकलती है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर जितनी भी घास होती है वो सारी की सारी किस में आती है, मोनोकोट में आती है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, डाइकोट प्लांट, हमसे यहाँ पर पूछा गया है डाइकोट प्लांट। तो बम्बू,
बांस है, ये एक टाइप की घास में काउंट किया जाता है। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं बम्बू किसके अंदर, पायोसी फैमिली के अंदर ही आता है। तो बम्बू है वो एक टाइप की घास मानी जाती है, ठीक है। तो बम्बू है ये किस में आएगा, मोनोकोट प्लांट में आएगा। बनाना भी पायोसी फैमिली का मेंबर है, ये भी किस में आएगा, मोनोकोट प्लांट में आएगा। वीट है ये भी मोनोकोट प्लांट में आएगा। लेकिन जो कांग्रेस घास पार्थेनियम होती है ये क्या होती है, डाइकोट प्लांट होती है। ऑलमोस्ट लोकल एरियाज में ये घास देखने को आपको मिल जाएगी। कैसे ग्रो करती है वो स्टेज भी आप इसकी देख सकते हो। तो जो कांग्रेस ग्रास है ये क्या है, डाइकोट प्लांट है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट है, फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यू। क्या फाइब्रोब्लास्ट है वो फूड स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू में, नहीं करता है भाई। इसका फूड स्टोरेज का काम नहीं है, इसका प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस का काम है, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो ये गलत हो गया। निसल्स ग्रेनुल्स आर फाउंड इन द ग्रेनोसाइट्स, जो निसल्स ग्रेनुल्स है ये ग्रेनुलोसाइट्स में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। ये किसमें, नर्व सेल्स में पाए जाते हैं और वहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैक्रोफेगस, ब्लड प्लेटलेट्स से वो मैक्रोफेगस से बनती है, नहीं बनती। मैक्रोफेगस तो क्या काम करता है, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, उसको खाने का काम करता है मैक्रोफेगस। तो ये भी गलत हो गई। और नेक्स्ट है, सीरम ग्लोबिन एक्ट एज एंटीबॉडी, तो ये सही है। सीरम ग्लोबिन है वो किसकी तरह, एंटीबॉडी की तरह काम करता है। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है। तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वन हॉर्न राइनोसोर्स इज कवर कंजर्व्ड स्पीसीज एट, जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है, एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क में, या कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या काजीरंगा नेशनल पार्क, या अंसी नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है वो स्पीसीज है वो पाई जाती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन, क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स। तो लाइकेन में भी पाया जाता है, लाइकेन तो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो यहाँ पर पाया जाएगा। एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती है, ब्रायोफाइट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फंगस है जो फंजाई होती है, कवक होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल पिगमेंट जो पौधों के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो करवाता है। तो फंगस जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी, ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सिर्फ फंगस को किस वजह से अलग एक किंगडम बनाया गया, क्योंकि वो बाकी कैरेक्टर उसके सारे मैच करते हैं लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए उसको एक अलग किंगडम में रखा गया था। तो जो फंगस है, फंजाई है, इसके अंदर क्या नहीं मिलता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछी गई कि क्लोरोफिल किस में एब्सेंट है, तो फंजाई में एब्सेंट है। क्लासिफिकेशन वाले से भर भर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं इधर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आ गया है क्लासिफिकेशन वाले से, तो अच्छे से करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्लासिफिकेशन से आ गया। विच ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल्स विद 2 पेयर ऑफ एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड्स। जो आर्थ्रोपोडा की क्लास होती है, 6 क्लास होती है आर्थ्रोपोडा की, उनमें से कौन सी क्लास के एनिमल के पास 2 एंटीना पाए जाते हैं। एंटीना जो आगे आप ये मान के चलो उनके सेंसरी ऑर्गन होते एक प्रकार से सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं उनके अंदर ये, और उसके अंदर जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं वो भी वहाँ पर उसमें प्रेजेंट होंगे। तो किस में, क्रिस्टिया में होगी, किलोपोडा में होगी, इंसेक्टा में होगी, या एर्किनोडा में होगी। तो जो क्रिस्टिया क्लास होती है आर्थ्रोपोडा की, उसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाएंगे
उनके अंदर 2 पेयर एंटीना के प्रेजेंट रहते हैं और ग्रीन ग्लैंड्स है वो भी प्रेजेंट रहती है। आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा किंगडम होता है, इसमें ऑलमोस्ट सभी किंगडम है वो पाए जाते हैं। इस किंगडम में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, उनके अंदर एंटीना पाया जाएगा, पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट इसके अंदर रहेंगे। तो ध्यान रखना ये चीज़। इसके 6 क्लास है उनको भी देख लेना क्योंकि उनमें से भी एग्जाम्पल पूछ सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि आर्थ्रोपोडा की क्रिस्टिया क्लास है उसके अंदर पेयर ऑफ एंटीना और ग्रीन ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट्स इन ओनियन इज, जो ओनियन होती है तो उसका फूड स्टोरिंग पार्ट कौन सा होता है जिसको हम खाते हैं, ओनियन का कौन सा पार्ट है एज अ फूड हम यूज करते हैं, कौन सा पार्ट रहेगा? तो फर्स्ट है रूट, सेकंड है स्टेम, थर्ड है लीव्स, फोर्थ है फ्रूट। तो जो ओनियन होती है उसकी लीव्स होती है वो फूड स्टोरिंग पार्ट होती है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, जो लीव्स निकलती जाती है वही फूड स्टोर करती जाती है। फैसिल लीव इनको, फ्लैसिल लीव्स इनको बोला जाता है। तो ये यहाँ पर पूरा देखो, नीचे इसकी रूट है, ठीक है, ऊपर कहीं पे ओनियन ग्रो की जाती है तो आप देखोगे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, वो उसी से उसका सीड बनता है, ठीक है। तो पूछ ले कि ओनियन का फूड स्टोरिंग पार्ट कौन सा होगा, तो उसकी लीव्स है वो डिपॉजिट होके वो फूड स्टोर करके और एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है और उसी को हम यूज करते हैं। पटेटो का पूछ ले तो उसमें स्टेम आएगा, ओनियन का पूछ रहे तो यहाँ पर लीव जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज कोज्ड बाय, मलेरिया कौन सी किस मतलब ऑर्गेनिज्म से कोज होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो से होगा, कैलेक्स मॉस्किटो से होगा या वायरस से होगा? तो कई क्या करेंगे कि हमने तो भाई ये पढ़ा है मादा एनाफ्लेज फीमेल एनाफ्लेज है वो मलेरिया फैलाने का काम करती है, वो मलेरिया फैलाने का काम करती है, खोज करने का काम नहीं कर रही। मलेरिया हमारी बॉडी में किसकी वजह से होता है वो चीज़ फीमेल एनाफ्लेज नहीं करती है, वो काम कौन करता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो करता है। देखो फीमेल एनाफ्लेज क्या करेगी, एक जो जिस इंसान को मलेरिया हो रखा है उसको बाइट करेगी, उसका ब्लड उसके अंदर गया, फिर वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है, तो क्या होगा कि वो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था वो हेल्दी पर्सन में चला गया, वहाँ जाके लीवर के अंदर, यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड की गई है, तो लीवर में जाएगा, लीवर में जाके वो अपना पूरा डिवीजन की प्रक्रिया करता है, इसके अंदर जो मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस है वो चलती है और फिर ये ब्लड स्ट्रीम्स में, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं उनमें फैल जाता है और अपना इफेक्ट शो करता है। तो ये पूछ ले कि मलेरिया किसके द्वारा कोज किया जाता है, तो फिर प्लाज्मोडियम आएगा, किसके द्वारा फैलाया जाता है, जो इसका कोजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम है और इसका फैलाना मतलब किसके द्वारा ये फैलेगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? फीमेल एनाफ्लेज, फीमेल एनाफ्लेज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम कर रही है, ना कि उसका कोजिंग एजेंट है। कोजिंग एजेंट कौन होगा? प्लाज्मोडियम। अगर पूछ ले कि प्लाज्मोडियम कहाँ पर हमारी बॉडी में कहाँ पर ग्रो करता है, तो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ पर, जो लीवर होता है, जो लीवर होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम है वो ग्रो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, जिसमें खुद का सर्कुलर डीएनए खुद का प्रोटीन होता है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो पूछा है इसके अंदर। तो यहाँ पर बोला गया साइटोक्रोम सी इज द ओनली पेरिफेरल मेम्ब्रेन ऑफ ईटीसी, सही है ये स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है ये। फिर नेक्स्ट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द मेंबर ऑफ बाउंड एंजाइम, क्रैब साइकिल का एक एंजाइम है, ये बात भी सही है। एटीपी सिंथेसाइज टुवर्ड्स द प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय एटीपी सिंथेटेज, ये गलत है। एटीपी सिंथेसिस ऑक्सीसोम्स की वजह से होती है, प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट है वो क्या होगी? गलत होगी। नेक्स्ट है नेट गेन ऑफ एटीपी इन इज टू इन ग्लाइकोलाइसिस, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, if Henle loop were absent from the mammalian nephron, which of following is to be expected? देखो, हम जब किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर हम हेनले लूप पढ़ते हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि मैमल्स के अंदर हेनले लूप नहीं होगा तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है द यूरिन विल बी मोर कंसनट्रेटेड, क्या जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। सेकेंड है यूरिन इज मोर डाइल्यूट, क्या मोर डाइल्यूट रहेगा यूरिन। देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। या फिर देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ, कोई एक मात्र मतलब थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा किसमें, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में। तो देखो हेनले लूप का क्या काम है कि यूरिन फिल्टर हो गया कहाँ पर, जो पोमेन कैप्सूल होता है उसके अंदर, फिर उसको जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखो किस टाइप से, यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐड नहीं किया, देखो इस टाइप से, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको। ये ज़्यादा सही तो नहीं बन रही लेकिन कुछ इसी टाइप से होती है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हेनले लूप होता है। DST PCT पढ़ते हैं इसके अंदर आप, ये किडनी में नेफ्रॉन, ह्यूमन फिजियो में ये डायग्राम आप देख सकते हो। तो इस हेनले लूप में क्या होता है कि भाई सोडियम क्लोराइड वगैरह मतलब कुछ साल्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर अगर यूरिन में चला गया है तो उसको एब्जॉर्ब करता है कौन, हेनले लूप, की बॉडी से ज़्यादा साल्ट्स भी बाहर ना जाए, ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है वो भी बाहर ना जाए। अगर हेनले लूप है ये एब्सेंट है तो वाटर भी जाएगा, वाटर ज़्यादा जा रहा है तो क्या रहेगा, जो यूरिन है वो कैसा रहेगा, डाइल्यूट ज़्यादा रहेगा। वाटर ज़्यादा बाहर जा रहा है, साल्ट ज़्यादा बाहर जा रहे तो हमारा यूरिन है वो किस फॉर्म में मिलेगा, डाइल्यूट फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। क्या बोल रहा है कि हेनले लूप है, अगर वो नहीं होगा तो जो यूरिन है वो मोर डाइल्यूट रहेगा और बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, साल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइस वाटर टर्न्स ब्लैक ब्लू ऑन द एडिशन ऑफ 5 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। राइस वाटर होता है, राइस भिगोए या फिर राइस उबाले, उसके बाद राइस वाटर जो बचता है अगर उसमें हम थोड़ा सा आयोडीन ऐड कर दे, आयोडीन की ड्रॉप्स ऐड कर दे तो वो कैसा ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होगा, फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या स्टार्च, क्या चीज़ बताते हैं कि इस पानी के अंदर क्या है ऐसा जिसकी वजह से इसका कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया। 10th क्लास में आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाया भी गया होगा, 10th क्लास में बायो में ये चैप्टर मतलब ये एक्सपेरिमेंट आता है तो वहाँ पे मे भी आपको करवाया भी गया हो। तो जो अगर सॉल्यूशन है हमारा राइस वाटर है उसका ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है किसका, फिर आयोडीन की ड्रॉप्स ऐड करने पर, तो उस वो किस चीज़ की प्रेजेंस को बताता है कि इस पानी के अंदर क्या है, स्टार्च। किस चीज़ को, जो स्टार्च होता है उसकी प्रेजेंस को ये चीज़ दिखाता है, ठीक है, दर्शाता है, इंडिकेट करता है। तो 100 जो अपना ये क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टमाटो सेल इज इट। जो नॉन लिविंग पार्ट होगा टमाटो के अंदर क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगी, सेल वॉल रहेगी। तो हमें सीधा सा पता है कि भाई कोई भी प्लांट हो उसकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल 2 टाइप की होती है, हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें सीधा दे रखा सेल वॉल। तो हमें पता है कि भाई सेल वॉल कोई भी प्लांट हो, चाहे उसका फ्रूट पार्ट हो चाहे उसका स्टेम का पार्ट हो, वहाँ पर सेल वॉल है कि इसमें नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पर टमाटो सेल के अंदर क्या, कौन सी सेल, तो सेल वॉल है वो क्या रहेगी, नॉन लिविंग रहेगी। 4th यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर। जो नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट्स होती है मैंग्रोव प्लांट्स की वो किस टाइप की मिलती है, तो वो कैसी, क्लोराइड रूट्स मिलेंगे, असिमिलेटरी रूट्स मिलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक मिलेंगी, या फिर न्यूमेटोफोर टाइप के मिलेंगे। ये रूट के जब हम पढ़ते हैं
अलग अलग जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11th क्लास में चैप्टर, वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म रूट्स है, क्या क्या बोलेंगे उनको, न्यूमेटोपोर, न्यूमेटोपोर इसको बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिया है वो किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, किसका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो यूरिया होता है। तो फ्रॉग का होगा, स्टारफिश का होगा, लैंड स्नेल का होगा, या फिर हाइड्रा का होगा। तो जो फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग होता है, अडल्ट फ्रॉग होता है, उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, यूरिया की फॉर्म में होता है। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे, जो जीन एक्सप्रेशन पाथवे है वो किसका सही है। मैंने लास्ट जो बायो की वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था कि ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको अच्छे से याद करना होगा। लास्ट उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। मे भी आगे जो पेपर्स मिले उनमें भी, और हमारा जो पेपर होगा दिसंबर वाला उसमें भी कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो करेक्ट क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक जीन होता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, देन एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, देन ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, और देन प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है। कहीं आपको ये भी पूछ सकता है एमआरएनए की प्रोसेस कहाँ होती है, कौन सी प्रोसेस में एमआरएनए बनता है, या प्रोटीन बनता है, या फिर डीएनए डुप्लीकेशन होता है। तो इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ये प्रोसेस होती है, इनको अच्छे से कर लेना है। तो सेकंड ऑप्शन अपना इधर सही हो जाएगा कि जीन में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए की फॉर्मेशन हुई, देन ट्रांसलेशन हुआ, देन प्रोटीन फॉर्मेशन हुई। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में गलत है। तो फर्स्ट है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन साइटोप्लाज्म, ये बात सही है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। डीएनए है वो एक न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक प्रकार से जो साइटोप्लाज्म है उसमें बिखरा हुआ होता है। तो अब न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, तो वहीं पे उसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी। तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, सम ऑफ देम आर कैपेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में ये चीज़ हम पढ़ते भी हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये बात गलत है। प्लाज्मिड है वो किस में अगर नहीं होगी, प्रोकैरियोट्स में, ये नहीं, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ देम फ्रॉम द इनऑर्गेनिक प्रेसिक्योर, तो ये बात सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गलत क्या है कि प्लाज्मिड नॉट अकर, प्लाज्मिड भी होती है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत होगी। और हमसे पूछा भी ये गया कि नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स, तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने बायो के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फिजिक्स के एमसीक्यू है वो सोल्व करेंगे। जिसने 2021 वाला पेपर सोल्व नहीं किया है, मतलब वीडियोस नहीं देखी है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज हैं वो देख सकते हो। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट करवा दी है। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।